अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हीट वेव क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ चल रहा है ना, बस यही फील होता है कि सूरज छुट्टी करने को तैयार नहीं है। ये छुट्टियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसको छुट्टी मिलती नहीं, बयानात को छुट्टी मिलती नहीं। हमारे लोग जो हमारे बड़े हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, एक के बाद एक बयान आता है और उसके बाद में आग सी लग जाती है। खैर चलिए थोड़ा सा हटकर इससे बात कर लेते हैं, या शायद आप कहिए कि इसी की बात कर रहे हैं तो मैं तस्करा करती हूँ वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उन्होंने कहा कि फ़ैसला साजी की ताकत मुंतखब अरकान के पास है। मुआविनीन फैसला साजी करेंगे तो अवाम सवाल करने का हक रखते हैं। क्योंकि किरण आपको याद होगा कप्तान ने ऐलान किया था कि 17 रुकनी काबीना होगी, लेकिन ये कहानी जो 17 से शुरू हुई थी वो 52 पे जाकर ख़त्म हुई है। इसीलिए अब लोग सवाल करते हैं कि जब ऐलान 17 की काबीना का किया था तो अब 52 अरकान क्यों हैं। इन मुआविन खुसूसी से मुताल्लिक भी ज़ाहिर सवाल उठते रहे हैं, और सवाल ये है कि जिनको हमने मुंतखब किया वो फैसला नहीं कर रहे, लेकिन जिनको कप्तान ने चुना वो फैसला साजी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इससे सवाल तो उठते हैं। एनीवेज, नुमाइंदा खुसूसी समा अब्बास शबीर को इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, क्योंकि वो एहतजाजन इजलास में शरीक भी नहीं हुए क्योंकि ज़ाहिर फैसला साजी मुंतखब अरकान नहीं कर रहे। क्या उन्होंने कहा, इससे मुताल्लिक आपको सुनवाते हैं। हाँ, पर फवाद साहब, मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो अपने असासे हमेशा से डिक्लेयर करते हैं। अब ये मुतालबा भी आ रहा है कि मुशीरान के भी असासे डिक्लेयर होने चाहिए। ऐसी बातें गुजरा की तरफ से भी की जा रही हैं। तो क्या ये मुतालबा ठीक है कि जिस तरीके से आप लोग जवाब दें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने अपने असाजात के हवाले से, तमाम जो मुशीरान हैं, मुआवने खुसूसी हैं, उनके भी असासे डिक्लेयर होने चाहिए? देखिए, जो मुल्क है हमारा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग है वो इलेक्टेड लोगों के पास होती है। अगर नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं उनको शामिल किया जाता है मुआवनत के लिए, वो एक अच्छी बात है, और एक्सपर्ट्स को लाना जो है वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर अगर उनको फ़ैसला साजी का हक़ है, वहाँ पर फिर लोगों को ये लाजमी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का हक़ बनता है कि उनको पता हो कि जो लोग आए हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, उनके नेशनैलिटीज़ क्या हैं, उनके एसेट्स क्या हैं, और उनके डिपेंडेंट्स के असासे क्या हैं। एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए है कोरोना। फवाद साहब, अब तो नवाज शरीफ को आ जाना चाहिए फिर तो। हाँ, नहीं, नवाज शरीफ कौन सा कोरोना की वजह से गए थे या उसकी वजह से उन्होंने आना है? वो तो अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बाहर गए थे, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बाहर है। वापस आएंगे? बड़ा मुश्किल है। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि नैब एक्टिव होगा। देखिए, PMLN की पॉलिटिक्स इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त PMLN नेशनल पॉलिटिक्स में तब रेलिवेंट होगी जब वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स किसी लाइन पे लग जाएगी, पता होगा उनकी लीडरशिप कौन है। अभी एक दिन तो है वो नवाज शरीफ हैं, दूसरे दिन मरियम है, तीसरे दिन शहबाज शरीफ हैं, चौथे दिन शाहिद खाकान अब्बासी हैं, पाँचवें दिन ख्वाजा आसिफ हैं, कोई और हैं। तो जब तक PMLN की अंदरूनी पॉलिटिक्स सेटल नहीं होती, जाहिर है कि उनको। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं दुआत कमेटी, लाल कमेटी के हवाले से। ईद की कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन आपका जो स्टैंड है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमें ईद देखनी चाहिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। कंट्रोवर्सी इसलिए ख़त्म नहीं हो रही फ्रेंकली कि फेडरल कैबिनेट ने कोई फ़ैसला नहीं किया, अदरवाइज़ तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। हमने तो पूरे कैलेंडर दे दिया है, पूरी दुनिया में जो मामला चलते हैं। अगर आप देखिए, हुकूमतों को फ़ैसले किसी एक शख्स के या एक सेक्ट के या फ़िरके को खुश करने के लिए तो नहीं देने चाहिए। हुकूमतों को फ़ैसले सोसाइटी के ग्रेटर इंटरेस्ट में करने होते हैं। वो फ़ैसले अगर करेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तो देखिए, ये थी वो गुफ्तगू जिसके बाद में लोगों को कुछ लगने लगा कि ईद की तस्करा होगा। शायद वहाँ पर कोई मामला ऐसा है कि जो सिमटा नहीं है, क्योंकि किरण उन्होंने कैलेंडर का तस्करा कर दिया और उन्होंने अनाउंस नहीं भी किया, तो उन्होंने कैलेंडर दे चुके हैं। ये लफ्ज़ ही काफ़ी है। वो कमरी कैलेंडर से मुतालिक पहले भी कई बार गुफ्तगू करते आए हैं। तो हम जरा पूछ लेते हैं, अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया है, पड़ेगा। एग्जैक्टली अब्बास, आपकी ज़रा इस इंटरव्यू से अलावा भी गुफ्तगू रही होगी फवाद चौधरी साहब से। कमरी कैलेंडर से मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू ज़ाहिर की है, और इससे पहले भी जब भी चांद से मुतालिक सवाल हुआ उन्होंने कहा कि हम तो बता चुके हैं, कमरी कैलेंडर दे चुके हैं, और वो ऐप भी है, उससे जाके मालूम हो जाता है कि चांद की उम्र क्या होगी, देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। बात इतनी सुलझी हुई, इतनी सादी है अब्बास शबीर। देखिए, इस इंटरव्यू से पहले मैं जब उनके पास बैठा था तो हमने समा टीवी पे खबर दी थी कि फवाद चौधरी ने कहा था कि ईद जो है वो अप्रैल 24 तारीख को ही होगी, और उन्होंने साथ मुझे ये भी कहा कि चूंकि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसमें मैंने ये सब कुछ बताना है कि
ईद क्यों ये जो रुयत हलाल कमेटी है ये 25 तारीख को करना चाहती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम तर चीजें बताएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये चीज मुझे बताई थी कि एक तो ईद 24 तारीख को होगी और हम जो साइंटिफिक तरीके से जो हम सारे मामलात देख रहे हैं उसी मामले को देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि अब रुयत हिलाल कमेटी को एक बार फिर खत्म करने का मुतालबा करूंगा। और ज़ाहिर है वो अब्बास फैसला काबीना ने करना, लेकिन अब्बास मुझे ये बताइएगा कि जब लास्ट ईयर फवाद चौधरी साहब ने डेट अनाउंस की थी और ज़ाहिर रुयत हिलाल कमेटी ने भी वही डेट दी थी, फवाद साहब ने कहा था हम तो पहले से बता चुके हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो साइंटिफिक सारी मालूमात हैं जो कमेटी है और जिस तरीके से काम होता है। तो अब वो नई बात कर रहे हैं, अब वो एक जो जुमला कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रुयत हिलाल कमेटी ईद पीर को करना चाहती है, यानी ये तो तनाज़े की तरफ चले गए हम। जी बिल्कुल, उससे पहले ये खबर हमने दी है कि वो कल बताएंगे तमाम वजूहात कि क्यों रुयत हिलाल कमेटी जो है वो 24 मई के ऊपर बज़िद है, 25 मई पर बज़िद है ईद करने के लिए। जबकि अगर टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ईद वो कहते हैं कि 24 मई को ही बनती है। अब फवाद चौधरी ने कहा कि जो फेडरल कैबिनेट ने अभी तक फैसला नहीं किया तो इसलिए हमारी तरफ से जो कंट्रोवर्सी थी वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अब रुयत हलाल कमेटी कभी भी अनाउंस कर दे, कभी ईद अनाउंस करे, उससे उनका कोई ठीक है अब्बास। ये खुशी मिलते मिलते कि एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग सब चलेंगे ना, ये मिलते मिलते रह गई, मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम कल तक तो ऐसे ही लग रहा है। और किरण, हम ये कह सकते हैं कि जब सऊदीया में चांद नजर आएगा उसके बाद कुछ कुछ मामलात क्लियर हो जाते हैं कि ईद यहाँ पर कब होनी है। ये छोड़ दीजिए ना शोएब, बस मुझे तो लगता है कि अब छुट्टी मिले तब छुट्टी मिले, प्लान कर लेना चाहिए हमें। क्या हाँ चलें, जब जहाँ तक प्लान की बात है किरण, ज़ाहिर है जब हमने पूरा रमज़ान की गुफ्तगू की कि रमज़ान मुख्तलिफ हैं क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं, तो अब वो वक्त है कि हम ये बात करेंगे इस बार ईद भी मुख्तलिफ है। इस बार ईद की सेलिब्रेशंस वैसी नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, हम बात करें कि अगर इस्लामाबाद या देखिए हमारी तो बड़ी ख्वाहिश रही कि जो टूरिज़्म है हम प्रमोट करें, इसके लिए बड़ा काम भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी तरक्की कर सकता है और उसके लिए इक़दाम भी किए। आपने देखा कि स्वात के अंदर, शांगला के अंदर और दीर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे वज़ीर आला महमूद खान जब टूरिज़्म मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद आज भी उनके पास ये वजारत है, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि किसी तरीके से नए नए स्पॉट्स बनाए जाएँ। और लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की वजह से जो सोशल जो डिस्टेंसिंग का इशू आ गया, एक दूसरे के करीब जाने आने, हाथ मिलाने, फिर दूसरा ये कि उस दिन तमाम होटलिंग वगैरह सारी होटलों का जो निज़ाम है वो बंद रहेगा। तो वो चूँकि पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इससे मुतासर है, हम नहीं चाहते कि कहीं से लोग आना जाना और ये कुछ ज़्यादा मसाइल पैदा कर सके। तो इसलिए फ़िलहाल हमने ईद के दिन तक क्लोज़ किया हुआ है। जितने भी सयाहती मुकामात हैं उनको हम क्लोज़ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग वहाँ पर ना जाएं। अब देखिए, आप लोगों की तैयारी तो इसी तरह की थी कि ये जो 2020 है ये सयाहत का साल है, लेकिन फिर जाहिर है कि कोरोना आ गया, मामला मुख्तलिफ अंदाज में बदल गए, बिल्कुल यकसर कुछ इक़दाम तो ऐसे होने चाहिए। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, सयाहत की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ SOPs भी हों जैसे कि शोएब भी कह रहे थे। और क्या वाकई ऐसी खबर है कि आप इन मकामात को सूरत हाल बेहतर होती है कोरोना के हवाले से, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि कोरोना वायरस लंबे अरसे तक रह सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद इसके लिए एक मतमली बनाएंगे कि अगर कोरोना लंबे अरसे तक रहता है तो हम अपने जो टूरिज़म के स्पॉट्स हैं, सयाहती मुकामात हैं, उनके साथ किस किस्म के इक़दाम करें कि ताकि लोग भी महफूज रहें और उनसे उनको एंजॉय भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ों पे गौर भी हो रहा है और ऑलरेडी आपको पता है कि एक अथॉरिटी भी बनी है, टूरिज़म अथॉरिटी, वो भी इस पे काम कर रही है। हमारे जहन में तो बहुत कुछ था, आपको पता है कि हम टूरिज़म पुलिस का बनाना, टूरिज़म अथॉरिटी का बनाना, पुलिस वहाँ पे जो नए नए स्पॉट्स को तलाश करना, ये बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिससे टूरिज़म को बूस्ट मिलता। लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा ब्रेक लगा है कोरोना की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरह पूरी उम्मीद है, हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे पास बेहतरीन स्पॉट हैं और इंशाअल्लाह वहाँ पे नए स्पॉट्स में काफ़ी जगहों पे टेंडर भी हो चुके हैं, सड़कें भी बन रही हैं और जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरेगा वो जो एक्सेस है उन इलाकों तक वो भी आसान हो जाएगा। और जो बर्डन इस वक्त आ रहा है नारान, कागान, गलियात और मालम जबा और
और कालाम, मदियन, बहरैन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला एक तो रश कम हो जाएगा और दूसरा ये कि बहुत सारे इलाके मिलेंगे जो पुराने टूरिस्ट हैं जो लाहौर, कराची और दूर दराज से आते हैं, जिन्होंने बार बार कालाम और मदियन और या गलियात देखें, उनको नए स्पॉट देखने को मिलेंगे। बहुत ज़रूरत भी है नए स्पॉट्स हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हों, रास्ता भी आसान हो, फिर सहूलियात वहाँ पर हो तो लोग वहाँ पर जाएंगे भी। सर लेकिन चलिए ये तो आपने क्लियर कर दिया कि एटलीस्ट ईद पर ऐसा प्लान कोई बना नहीं सकता। हाँ ज़ाहिर है वहाँ पर लोकल्स तो होते हैं, कोई अगर उनसे मिलने जा रहा है, कोई रिश्तेदार है तो वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरह आपने कहा मुझे ये तासुर मिला कि गवर्नमेंट रोकेगी, गवर्नमेंट नहीं जाने देगी किसी को ऐसी स्पॉट्स की तरफ। एनीवे सर ये तो मामला हो गया। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आपके सूबे में ज़ाहिर है बहुत से ऐसे मजदूर होंगे जो कि आपके सूबे में ही एक शहर से दूसरे शहर में काम की तलाश के लिए आए होंगे और हो सकते वापस ना गए हों, किसी और सूबे से आए हो सकते वापस ना गए हों। यानी जब हम बात करते हैं मजदूरों की और अगर वो अपने घर से दूर हैं या घर से दूर नहीं भी हैं, फिर भी ज़ाहिर है मुतासर तो हैं, काम नहीं मिल रहा और ऐसे में अगर ईद पर हुकूमत साथ दे, रियासत उनका हाथ थामे तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा प्लान है इन मजदूरों से मुताल्लिक कि ईदी दी जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए इस ईद पर, इन छुट्टियों में? देखिए, हम चाहते हैं कि उनकी मदद की जा सके। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत तमाम जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर थे उनकी मदद की, इसी तरह वज़ीर आला महमूद ख़ान ने भी सूबे के अंदर जो सूबे के वसाइल थे उस हवाले से भी एक पैकेज दिया है। लेकिन ये कि जहाँ तक ईदी का ताल्लुक है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ईदी, एक तो ईदी वो होती है जो हम नमाज के बाद लोगों में तकसीम करते थे, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मज़दूर तबका है उनकी फलाह बहबूद के लिए हम फैसिलिटीज़ बढ़ाएं और उसमें मेन चीज़ यही है कि हम उनका डेटा बना रहे हैं, पूरे सूबे का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है अभी तक। और दूसरा ये कि उनके लिए जो उनके रजिस्ट्रेशन का मसला है EOBI के साथ या सोशल सिक्योरिटी के साथ, वो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। उससे उनकी ऑटोमेटिकली जो उनका जो मज़दूर की जो हैसियत है, वो हकूक़ हैं, वो उनके रिस्टोर हो जाएंगे। शौकत साहब, अब जबकि मार्केट्स खुली हैं तो ये ही देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है, कोई डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं, ये खुदा न खास्ता कोई बहाना तो नहीं बन जाएगा कि फिर कोरोना के केसेस बढ़ते चले जाएं? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब की कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, स्पेशली जो दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका है, उनको रोज़गार का ज़रिया मिले ताकि पहिया चलता रहे। और लोग जो है घरों के अंदर जो बंद रहे हैं, क्योंकि कोरोना, उनके मुताबिक कोरोना एक लंबे अरसे तक रह सकता है, तो उसके साथ अपने आप को आदत डालनी होगी, लेकिन विद तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ। अब ये कि हम खुद देख रहे हैं, उस दिन भी टास्क फोर्स की मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और ये इस खदशे का इज़हार बार बार किया जाता रहा कि लोग निकलेंगे, और यही हुआ, वो खदशात हमारे दुरुस्त साबित हुए और हमने ये फ़ैसला भी किया है कि अगर बहुत ज़्यादा बेकाबू होती है आवाम तो फिर हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए उस वक्त घर से निकलें जब आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो, और अगर हम निकलें भी तो आप पूरे मास्क पहन कर निकलें, सैनिटाइज़र लगाते हुए निकलें, अपने आप को डिस्टेंस में रखें। लेकिन ये जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ बाज़ारों के अंदर जो बिल्कुल जैम पैक्ड वो हो रहा है, रश हो रहा है, ये मुझे खदशा है कि हो सकता है कि अगर ईद तक हुकूमत अपने आप को खामोश रखे, लेकिन अगर ईद के बाद भी ये सूरत हाल रही तो फिर लॉकडाउन मुकम्मल हो जाएगा। ओके, ये तो आप इंदिया दे रहे हैं मजीद लॉकडाउन का। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ईद पर क्या प्लान है KP गवर्नमेंट का, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कहानी है क्या, बताएंगे ब्रेक के बाद। क्या स्टोरी है? वेलकम बैक। अब ज़रा हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट्स में सूरत हाल क्या है। कराची का तस्करा होगा, दीगर शहरों की बात भी होगी, लेकिन चूंकि अब मैं कराची के बारे में कह ही चुकी हूँ पहले, तो फिर वहाँ की बात ही कर लेते हैं, यहाँ की बात ही कर लेते हैं। SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, यही जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स मार्केट में मौजूद है। कंप्यूटर मार्केट का तस्करा है, शाहनवाज अली कादरी वहीं पर हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शाहनवाज, ज़रा बताइएगा तो सही, कंप्यूटर मार्केट में इससे पहले उमूमन क्या मनाजिर हुआ करते थे और आजकल आप क्या देख रहे हैं? अच्छा जी, चूँकि लाहौर की भी अपडेट है वो भी आपको देंगे, लेकिन शाहनवाज चलिए पहले आप बताइए।
देखिए किरण, जब से मार्केट्स और मॉल खुलने की इजाज़त मिली है, हमने आपको कई दिखाई हैं जहां पर एसओपीज की खुलेआम और बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही थी। लेकिन आज मैं आपको ऐसी मार्केट दिखाने जा रहा हूं जो ना बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त IIH चंडीगढ़ रोड पर टेक्नो सिटी मॉल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ एसओपीज का बेहतरीन तरीके से ख्याल किया जा रहा है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ये लाइन है। पहले यहाँ पर एक गार्ड मौजूद है जो हाथ को सैनिटाइज करता है। उसके बाद उसके आगे एक और मेन गेट पे गार्ड मौजूद है जो टेम्परेचर चेक करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर कस्टमर्स को जाने की इजाजत मिलती है। अंदर भी अगर रश बढ़ जाता है तो वो जो वहाँ की इंतजामिया है वो शहरियों को बाहर निकाल देती है। और जिनके पास मास्क नहीं है, वादी चीज बता दूं कि जिनके पास मास्क नहीं है उसको मार्केट में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मार्केट के बाहर शाहनवाज, एक बात बताइएगा, ये आप इससे पहले की जिन मार्केट्स का तज़किरा आप कर चुके हैं, जहाँ के अहवाल हम देख चुके हैं, अंदर अगर मैनेज हो भी रहा हो तो बाहर एक दूसरे को बाकायदा धक्के दे रहे होते हैं। यहाँ बाहर जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, जो लोग अंदर जाने के लिए बेताब हैं, वो बाहर खुद भी मैनेज कर रहे हैं, सबको खुद भी फासले का एहतमाम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कंप्यूटर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन बाहर यहाँ पर हमने लाइन क्यों देखी है कि यहाँ पर एसओपी का ख्याल किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा फासला रखा जा रहा है। गार्ड बार बार हिदायत कर रहा है कि आप थोड़ा फासला रखिए क्यू के अंदर, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो ये खासी समझदार आवाम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर सही करवाने आई है और जो उनका यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स और दीगर जो मसाइल होते हैं कंप्यूटर के, वो खरीदने आई। तो काफी समझदार आवाम है। अगर इसी तरीके से तमाम मार्केट्स में एसओपीज की जो है जो खिलाफवर्जी ना की जाए और एसओपी पे अमल किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। खरीदारी भी हो सकती है और एसओपीज भी फॉलो हो सकती है और कोरोना से भी बचा जा सकता है। बहुत दुरुस्त बात शाहनवाज, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि हम रोजाना ये बात करते आए हैं कि जो भी खरीदारी के लिए जहां पर भी जाए अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाए और इसके साथ साथ जो इंतजामिया ज़ाहिर है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहते हैं ना, ताली दो हाथों से बचती है, तो ज़ाहिर इंतजामिया की जिम्मेदारी अपनी और इंडिविजुअल जिम्मेदारी अपनी है। तो हमने कराची की स्टोरी थी जो आपके सामने रखी है कि ज़रा चीज़ें बेहतर हुई, जो कि देख के खुशी हुई। और गुज़श्ता रोज़ जब हम ट्रेन सर्विस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और हमने मुख्तलिफ शोज़ में और बुलेटिन्स में देखा कि जिस तरह किरण ट्रेन पर एसओपीज पर अमल दरामद है, बड़ी खुशी हुई। दैट शोज़ के जब करने पे हैं तो हम अच्छा काम कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। लाहौर की बात नहीं, लाहौर की बात करने किरण, इशरा बाजार, आप मुझे इजाज़त दें, मैं आज दोबारा उसका तज़किरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल हमने जब इशरा बाजार की बात की थी तो वहाँ पर इतना रश था कि वहाँ पर जो भी शहरी गुजर रहे थे वो कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर ऑप्शन ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो आज लुकमान हमें ज्वाइन करें लाहौर से, उनकी तरफ चलते हैं। लुकमान, इशरा बाजार की कहानी वही है जो कल थी या कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है? अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, 19-20 का भी फर्क अगर है तो मेरे लिए वो फर्क है, आपकी नज़र में है या नहीं, ये बताइए। आई फर्क यकीनन नजर आया। उसकी बुनियादी वजह गर्मी है। आज इस मौसम का गर्म तरीन दिन है लाहौर में, इसकी वजह से कंपैरेटिवली थोड़े से कम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन वही रश की उतनी कमी नहीं हुई जहाँ जितनी यहाँ में तासर होता है कि 4-5 दिन या मैक्सिमम जो खरीदारी होगी है। लेकिन अभी भी लोग इस चक्कर में है कि ज्यादा खरीद कर लें। ठीक है लुकमान, आपसे दोबारा हम राब्ता करते हैं, कुछ डिस्टॉर्शन है, बट आप जिस तरह बता रहे हैं कि आज वहाँ पर शदीद गर्मी है और ये एक वजह है कि जिसको कोई ना रोक पाया उसे गर्मी ने रोका कि भाई ज़रा घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो। यानी हम कहते आए बाहर कोरोना है वो तो नहीं सुना, लेकिन बाहर गर्मी है ये सुन लिया। लुकमान कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो कोरोना का खौफ जो था पहले जो दिन थे वो तो यकीन बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से लोग कम आते रहे हैं। लेकिन अब लग यही रहा कि लोगों के दिल में वो खौफ नहीं है कि कोई कोरोना चीज भी है। लेकिन गर्मी ने थोड़ा सा उनको रोका है। और इसका जो जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ हर तरह की जितने भी शूज हैं, कपड़े हैं, मेकअप का सामान है, तो यकीन खवातीन बेतहाशा हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खौफनाक बात जो नजर आ रही है वो एसओपी पे अमल दरामद ना होना है। कहीं अगर गाहक ने अगर नहीं पहना हुआ कोई मास्क तो जो दुकानदार है उसने पहना हुआ है, यानी वाइस वर्सा कहीं। ठीक है लुकमान, ये तो आपने मजमूई सूरत हाल बता दी इशरा बाजार की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर आप 2-3 जुमलों में बता दें, अहाता कर दें ओवरऑल लाहौर की सिचुएशन के कोई बाजार ऐसे हैं जहां पर चीजें बेहतर है, जैसे कि लिबर्टी में सिचुएशन खासी बेहतर थी, ऐसे और कौन से बाजार, कौन से मॉल्स हैं जहां पर चीजें बेहतर हैं? जी बिल्कुल, इसका जो अगर हाई एंड मार्केट देखें तो उसमें लिबर्टी है, डिफेंस है, इसी तरह बाबडा टाउन है, PIA रोड है,
इस तरह जितने भी ऐसे हाई एंड एरिया जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, जैसे एम्पोरियम है या पैकेजेस मॉल है, तो वहाँ पे यकीनन थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है। और लेकिन वहाँ पे इसी तरह जो टाइम होता है आमतौर पे लोगों का शॉपिंग का, वो हाई एंड एरिया में लोगों की ख्वाहिश यही थी कि शाम को मौका मिले, लेकिन शाम को मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इसकी वजह से वो लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जिसे कह लें कि वो वाली बात नहीं है पिछले सालों वाली। सही, और ये एसओपीज इसीलिए भी है, क्लास का आने का एसओपीज इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग जो है ना वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर न निकले, मोहतात रहे। ये इसीलिए सब कुछ बनाया गया है कि लोगों को उसके लिए इनकरेज ना किया जाए कि वो बड़ी बड़ी तादाद में पूरी फैमिलीज मार्केट आए और वहाँ पर शॉपिंग हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया लुकमान, आप हमारे साथ थे, शाहनवाज आप हमारे साथ थे। इस सिलसिले में अब एक तरफ तो ईद की शॉपिंग है और दूसरी तरफ कंप्यूटर मार्केट जैसी मार्केट का खुल जाना और वहाँ पर एसओपीज का फॉलो किए जाना, ये बहुत अच्छी बात है। यानी अगर हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ 1-2 बाजार खुले हैं, 1-2 इंडस्ट्रीज़ को ही मौका मिला है बिज़नेस करने का, तो ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ मद में मुख्तलिफ शोबे खुलने लगे हैं, काम होने लगा है, एसओपीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एसओपीज़ हमको क्यों फॉलो करने पड़ रहे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के खिलाफ खौफ की, पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत समझा जा रहा है कोरोना। और इससे मुताल्लिक जो फैसलाबाद के बासी है ना, इनकी मंतिक है बड़ी निराली। किरण, मैंने आपसे कहा था ना कोरोना क्या है, ये फैसलाबाद वाले कह रहे हैं जानलेवा वबा है, लेकिन इसके बारे में ये शहरी बहुत बेखौफ हैं। क्या इनकी राय है कि इतनी बात कोरोना पर हो गई, मोबाइल जिस तरह हम रोज़ाना कहते हैं कि हर शख्स के पास है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको मालूम हो जाता है कि किस कदर ख़तरनाक वायरस है, बचना इससे कैसे है। तो उस्मान सिद्दीक ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से राय ली है, इस कोरोना वायरस से मुताल्लिक कितना कुछ वो जानते हैं, आपके सामने रखते हैं। 22 बंद बाजार और मार्केटें खुल गईं, धड़ाधड़ शॉपिंग जारी है। ऐसे में फैसलाबाद के दुकानदार और खरीदार क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना मुझे नहीं पता चीज़ क्या है, लेकिन इतना पता है कि 5 बजे के बाद आता है। कोरोना का मैसेज आया मेरे मोबाइल पे, वो पाकिस्तान से जा रहा है। अब कहता है दुनिया में जो भी काम हो रहा है ना, मुझे गाड़ियाँ पड़ रही है। जितना इधर रश है, कोरोना की क्या मजाला के इधर आ जाए। सिर्फ टोपी ड्रामा है भाई, ये पैसे कमाने का गवर्नमेंट का वर्ल्ड लेवल पे। हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को नज़ला है, बुखार है, जिसको नहीं भी है उसको भी कोरोना डिक्लेयर कर रहे हैं। इधर जितने वहाँ में जितने धक्के लगते हैं, इधर तक कोरोना डर के भागना चाहिए। हमें तो कोरोना नजर नहीं आया, तो ये तो बस फेक बात है, बस टेंशन है कोरोना और कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट जुर्माना कर रही है ना, इस वजह से ये हम अपने ये रख रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। कोरोना नजर ही नहीं आता। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना तो एक तरफ, लोगों ने तो इस वबाई मर्ज को ही मजाक बना लिया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। हाउ सैड टू सी दिस कि लोगों को वाकई अभी तक मालूम नहीं है, और जो हुक्मरानों पर सवाल उठाते हैं उनके लिए दोबारा हम बता देते हैं कि गुज़श्ता रोज़, अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी MP का कोरोना से इंतकाल हुआ है। कल उनकी तदफीन हुई है, कल उनके जिस तरह के मनाजिर हमने आपको दिखाए थे, और उसके बाद भी अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना है क्या और ये हुक्मरान कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी बैड। मेरे किसी फैमिली मेम्बर को नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त को नहीं हुआ, मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं हुआ, ये कोई मिसालें देने वाली नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। मालूमात को ज़रा सा बढ़ा लीजिए, गूगल कर लीजिए, वो सब कुछ जो आप सर्च करते हो उसमें कोरोना भी लिख लीजिएगा, कुछ अच्छा डाटा आपको मिल जाएगा, कुछ मुस्तनद मालूमात मिल जाएगी, बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। और ये किरण सिर्फ फैसलाबाद की कहानी नहीं है, सियालकोट की कहानी भी खासी सेम है, वहाँ भी शहरी कोरोना से खौफजदा नहीं है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजकल कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है, हर जगह कोरोना वायरस ही ज़ेरे बहस है। कोरोना क्या है, कोरोना है या नहीं, कोरोना कैसे फैलता है, आइए लोगों से राय लेते हैं। कोरोना क्या है? कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना के नाम पे अवाम को मामू बनाया जा रहा है। कोरोना उन लोगों का साथ हो रहा है जो लोगों का खून चूस रहे हैं, जो लोगों का हक मार रहे हैं। हम जैसे लोगों को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। कोरोना है या नहीं इसका हमें नहीं पता। भूख जरूर है, लोगों के कारोबार बंद है, लोग भूख से बहुत परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कोरोना क्या है, हमने तो आज तक देखा नहीं है कोरोना। कोरोना है, लेकिन कोरोना गरीबों के घरों में पहुंच गई है। ठीक है जी, गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। हमें नहीं पता कोरोना है या नहीं है, लेकिन हमारे घरों में भूख ज़रूर है।
सत्यानाश हो इस कोरोना का। कोरोना वायरस के बारे में शहरियों की राय अपनी जगह, लेकिन इस मौजी बीमारी से बचाव का वाहद हल एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सियालकोट की बात थी ये, मुल्तान इनका तस्करा, इनकी बात कर ली जाए और आपको दिखाया जाए कि वहाँ के शहरी कोरोना से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं। हमने ऐसा सोचा था, तो कुछ शहरियों की बात आपके सामने रखते हैं। मुल्क में हर तरफ कोरोना वायरस के चर्चे हैं। ये कोरोना वायरस है क्या और कैसे असरअंदाज होता है, आइए अवामी राय लेते हैं। कोई कोरोना नहीं है, समझ आई, सिर्फ हफ्ता त्योहार कोरोना है, बाकी 4 दिन कोरोना नहीं है। पता तो कोई चल ही नहीं रहा कि कोरोना है कि नहीं है। अब ये मस्जिदों में ख़त्म हो रहे हैं, इतने आदमी ठूसे हुए थे मस्जिद में, अगर कोरोना होता तो सारी मस्जिद उल्टी होती। हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, देखेंगे अभी मुझे भी घर से कहा गया है कि फलानी चीज़ ले आएँ तो बच्चों को साथ लेके निकल पड़े हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। ग्लव्स न डालें या मास्क न डालें या केयर न करें तो उस पर आप पे हमला होता है। अगर छोटी सी आपको बुखार है या नज़ला है तो डॉक्टर से रजू करें। हुकूमत से हमने सुना है भाई ये कोई बीमारी है, हमारे पाकिस्तान में है और दूसरों मुल्कों में भी है, और बता रहे हैं कि इसकी एहतियात करें, साबुन से हाथ धोएं। हमें नहीं पता भाई क्या है, ये सब पता नहीं झूठ है सच है। हमने तो कोई मरीज़ नहीं देखा आज तक, ना हमें कोई पता चला है कोरोना क्या है। कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है, कभी टेस्ट करवाया जाता है, कभी पॉजिटिव आ जाता है और कभी नेगेटिव आ जाता है। इसकी आनी जानी लगी हुई है, अगर कोई होता तो हम मास्क लगा के ना फिरते। कोरोना जो है खांसी की वजह से होता है, ठीक है, और बीमारी की वजह से कुछ एहतियात करें। कोरोना वायरस जानलेवा बीमारी है, लेकिन मुल्तान के बेशतर शहरी इस बीमारी से लाइल्म और एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और कितनी स्टूपिड मंतक है कि हमने कोरोना का पेशेंट अभी तक नहीं देखा। आई मीन ये बात कर कैसे दी, कोरोना का पेशेंट देखा नहीं है। चलिए छोड़िए, कोरोना वबा मौजूद है लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं जितना इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये लाहौर के शहरी कह रहे हैं, और उनके ख्याल में अगर कोरोना का कोई वजूद होता तो बाज़ारों में इतना रश ना होता। कोरोना के बारे में लाहौरियों की राय है क्या, सिद्रा गयास हमें बताएंगी। कोरोना क्या है, कोरोना है या नहीं है, कोरोना के क्या असरात हैं, लोगों से जानते हैं कि वो इस वबा के लिए क्या राय रखते हैं। कोरोना तो है एक वायरस है, लेकिन लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं नहीं है, बस ऐसे ही है, लेकिन है तो सही। जिस तरह का रश है बाज़ारों में हर जगह, तो उससे तो लग ही नहीं रहा कि कोरोना है। जो न्यूज़ वाले हैं, अब ये हमें नहीं पता कि ये किस तरह कह रहे हैं कि ये हुआ कोरोना के नहीं हुआ। हमें लगता है कि ये झूठ है, ये और कुछ भी नहीं है। कोरोना है और इसका डर भी है। कोरोना है लेकिन इतना नहीं है जितना फैलाया गया है। दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्होंने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, इसका मतलब कोरोना और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो सिक्योरिटी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये है भी है, नहीं भी है, लेकिन जो एहतियात है वो लाजमी करनी चाहिए। लोग इतना डरे हुए हैं, इतना डरना नहीं चाहिए। इतना इशू नहीं है जितना लोगों ने बना लिया। कोरोना वबा पर कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना जैसा कोई मर्ज नहीं टीवी स्क्रीन पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की ये भी राय है कि कोरोना मर्ज है तो, लेकिन मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ तमाम काम भी किए जा सकते हैं और इस मर्ज से महफूज भी रहा जा सकता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। तो कोरोना है, इससे बचना है। अगर आपके अतराफ में किसी को नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे उसके बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबर यह है कि लीगी रहनुमा अता तारड़ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और अता तारड़ ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और जिनसे उनकी मुलाकात रही है, जिनसे मेल जोल रहा है, उनको उन्होंने मशवरा दिया है कि वो भी अपने टेस्ट करवा लें। इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ हैं। आरिफ मलिक बहुत मुतहर्रिक हैं, चूँकि कानूनी अदालती मामलात भी देखते हैं PMLN के, और इसके अलावा उनका पॉइंट भी ये रेज़ करते हैं आगे जाकर, बहुत मुतहर्रिक हैं ये बताइए अब ये इस मामले को देखा कैसे जाएगा, कौन कौन उनसे मिला और ख़ुद उनकी हालत कैसी, उनकी तबीयत कैसी है?
जी उनकी तबीयत तो फिलहाल ठीक है और खुद को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया। कल उन्होंने जो अपना टेस्ट करवाया था और वो अब पॉजिटिव आ गया और ये बार बार वो उन्होंने मैसेज भी किया है कि जिन लोगों के साथ मेरी कल मुलाकात हुई है तो वो लोग जो है अपना टेस्ट करवाएं ताकि वो अपने क्वारंटाइन कर सके और अपना इलाज करवा सके। तो ये क्योंकि मुतालिक कारकुन भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं मुस्लिम लीग नून के और काफ़ी जो लीगल मामलात हैं वो भी अता तारड़ देखते हैं। शहबाज शरीफ के लीगल मामलात भी देख रहे हैं और हमजा शहबाज के भी लीगल मामला जो है वो अता तारड़ ही देख रहे हैं। ये काफ़ी एहतियात भी कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ एक दो रोज़ कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दौरान भी ये काफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए थे और इन्हें बार बार यहाँ पूछा भी जा रहा था कि आप काफ़ी एहतियात करें। तो इनका कहना था कि मेरा मेल जो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये भी बताइए इसके साथ साथ, क्योंकि ये बहुत मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जाते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर हम इनको देखते हैं, तो एक तरफ तो वो मोहतात रहे, दूसरी तरफ ये कि कोई सिम्टम्स नहीं थे, बिल्कुल भी बुखार या खांसी कुछ अलामात महसूस नहीं हुई, देखी नहीं। जी इस तरह के सिम्टम्स इन्हें नहीं थे। एक दो दफ़ा उन्होंने नज़ले की शिकायत की लेकिन उन्हें उस तरह का नज़ला नहीं था। लेकिन उन्होंने जब इसका टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया और जिन चैनल्स में वो जाते रहे हैं उन्होंने बकायदा तौर पर एक ट्वीट में कहा है कि जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से मैंने मुलाकात की है तो वो लोग अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। इसी वजह से वो बार बार लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं कि वो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। ये क्योंकि PMLN के एक्टिव मेंबर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो शहबाज शरीफ से भी इनकी मुलाकात रहती है, बाकी दीगर रहनुमाओं के साथ भी PMLN के अंदर इनकी मुलाकात रहती है। गुज़श्ता रोज जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उज़मा बुखारी भी इनके साथ मौजूद थी, राना मशहूर भी इनके साथ मौजूद थे और एक रोज कबल जो है उनके भी टेस्ट होंगे। जी जहरी बात है, उन दो रोज कबल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल इन्होंने अपना टेस्ट करवाया है। तो चाहिए तो उन्हें यही है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएं। ठीक है, जो लोग कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इनकी फैमिली के साथ साथ उनके टेस्ट तो अब लाजमी होंगे क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि जिनसे करंटली यही देखा गया कि उनके साथ में ये बैठे भी, मिले भी, बात भी कर रहे थे। आरिफ बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक ऐसी ऐप की जिसके ज़रिए गुमशुदा बच्चों की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। हम बात कर रहे हैं ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन की, जिसके ज़रिए अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो वो गुमशुदा बच्चे की तस्वीर इस ऐप पर अपलोड करेगा और उसके बाद होगा ये कि CPLC फ़ौरन तस्दीक के बाद तमाम पुलिस स्टेशंस को वो तस्वीर भेज देगी और इससे बच्चे की तलाश में बहुत मदद मिल सकेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसी सब के ऊपर बात करेंगे, एक मैकेनिज़्म का प्रॉपरली बन जाना, एक ऐप का सामने आ जाना। ये जो इन्फॉर्मेशन का शेयर करना है ये किसी को खोने नहीं देगा, या अगर कोई खुदा न खास्ता खो गया है तो वो जल्दी मिल जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। पहले हम आपसे इस सिलसिले में बात करते हैं। वेलकम टू नया दिन सर। ये बताइएगा, ये बड़े इत्मीनान की बात है कि अब बच्चों को बड़ी आसानी के साथ में ढूंढा जा सकेगा। कितना इम्पोर्टेंट था इस ऐप का बन जाना और इसका फिर इस्तेमाल भी होना? अब आप लोग क्या देख रहे हैं, कितना सहूलत से बहुत कुछ हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा यानी इम्पैक्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे इस तरह के छोटी एज के बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वैसे भी जब बच्चा अपनी फैमिली से दूर होता है या होगा तो डेफिनेटली खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम तक भूल जाता है। वो ये नहीं बता पाता कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। अगर इस तरह की ऐप होगी तो बच्चों को ढूंढने में, उनको घर तक पहुंचाने में डेफिनेटली बहुत अच्छी मदद मिलेगी और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। सर आप मुझे बताएं कि ये इस एप्लीकेशन के आने के बाद थोड़ा सा स्टैट्स शेयर करें जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितनी सक्सेसफुल ये एप्लीकेशन है कि जब किसी का बच्चा गुमा और उन्होंने पिक्चर और डिटेल्स दी और फ़ौरन से जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो होते हुए बच्चे मिल जाना। तो ऐसी स्टोरीज भी हमें बताएं कितनी ड्यूरेशन में ऐसे हो पाया कि कंप्लेंट के कितने घंटे बाद बच्चा मिल गया, ताकि हम समझ सकें कि कितना ज़रूरी था ये। देखिए ये हमारा क्योंकि मैं FIA साइबर क्राइम को रिप्रेजेंट करता हूँ जी सर, तो इस तरह की जो बच्चों के खो जाने की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो डेफिनेटली आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो करना होती हैं पेरेंट्स को या उनके लवाहिकीन को, तो वो पुलिस ही उसके ऊपर एक्टिवली काम करती है। जबकि हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये देखा है कि बच्चों की पिक्चर्स आई होती हैं और साथ में ये लिखा होता है
कि ये बच्चा गुम गया और इसको अपने पेरेंट्स तक या अपने लवाहिकीन तक पहुंचाने के लिए इसको मजीद आगे से आगे आप शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर सोसाइटी ने इनिशिएटिव लिया और इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे थे भी, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड इस तरह का नहीं था कि जिसमें ये कहा जाए कि इसमें स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ सकते हैं, बट अब स्टैटिस्टिक्स इसके में सामने जरूर आएंगे। लेकिन ये हेल्पफुल था, बट ऑर्गेनाइज्ड जो होगा वो सीपीएलसी की तरफ से अच्छा इकदाम है कि अब होगा ये। अच्छा सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जब कोई बच्चा खुदा न खास्ता बिछड़ जाता है, खो जाता है, ये जो डाटा अब इकट्ठा होगा जिससे कम से कम ये पता चल सकेगा, एक तो ये कि बच्चे गुमशुदा नहीं होंगे, दूसरे ये कि जिम्मेदारों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। ये जो एक कमी थी कि ऐसा करने वाले, ऐसा मकरूह काम करने वाले, उनको पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, जो उनको सज़ा बनती है उनको दी जाए और फिर उसके बाद में उनको चेक भी किया जाता रहे। सर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी बिल्कुल, डेटा बेसिस जो है ना, किसी भी क्रिमिनल्स की एंट्रीज हो जाना, जैसे हमारे पुलिस स्टेशंस में सीआरओ ब्रांच होती है जहां पे पूरा रिकॉर्ड होता है किसी भी क्रिमिनल का। जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है सीआरओ में भेजा जाता है और वहां से पता चल जाता है ये पहले कितनी वारदातों में मुलविस रहा है। सही। तो ये चीज फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बड़ा हेल्पफुल होती है। इसी तरह से ये डेटाबेस बन जाएगी अब कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से अवामिल हैं सोसाइटी के अंदर, हॉस्पिटल्स में बच्चों के गुमना, मोहल्लों में से बच्चों का गुमना, और इस तरह के क्रिमिनल्स की जब डेटाबेस बन जाएंगी तो वो हेल्पफुल होगी। ये हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक, दिलवाने के लिए और उनसे बचाने के। ठीक, आसिफ साहब साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन के डिप्टी चीफ सीपीएलसी सिंध शौकत अली सुलेमान साहब ने, उनके भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्योंकि ज़ाहिर सीपीएलसी का इसमें बहुत अहम रोल है, तस्दीक करने के बाद थानों कोई डाटा फराहम करना, उसके बाद ज़ाहिर सारी कार्रवाई होती है। थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं इस बिल के आने के बाद अब तक कितनी शिकायत इस बिल के थ्रू आई और इस एप्लीकेशन के थ्रू आई और उसके बाद उस पर काम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस पे लिया और मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जो है आपके तवस्सुस के थ्रू जो है सब आवाम को ये पता चलना चाहिए कि ज़ैनब अलर्ट ऐप एक ऐसी ऐप है कि जो कोई भी आदमी, कोई भी हमारा शख्स उसको जो है फौरी तौर पे अपने पास डाउनलोड करे, और ये एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है, दोनों सिस्टम पे इसको आप जो है डाउनलोड करें और इससे फौरी तौर पर अगर कहीं से भी कोई बच्चा मिस होता है या कहीं से आपको मिलता है, अगर मिलता भी है तो दोनों सूरतों में आप इसको ऐप को बताएंगे और फौरी तौर पर ऐप के थ्रू हमें एक अलर्ट होगा और हम कंसर्न पुलिस स्टेशन और पेरेंट के साथ फौरी तौर पर तकरीबन 10 से 12 मिनट में हम सबसे राब्ते में आ जाएंगे और फौरी तौर पर जो शुरू के इनिशियल जो हमारे जो इसमें 5 से 7 घंटे होते हैं जब बच्चा कोई घूमता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फौरी तौर पर हम पुलिस को भी इसको एक्टिव कर लेते हैं और हमारी तरफ से भी एक्टिवेशन हो जाता है। और सर इसके रिस्पांस के बारे में भी बता दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर्स के बारे में भी बता दीजिएगा, आप लोग देख क्या रहे हैं या आपकी तवक्कुआत क्या है इस सिलसिले में? शौकत साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी आ रही है आवाज़? हाँ जी बिल्कुल। शौकत साहब हम ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम है, इस सब के बाद में आपकी तवक्कुआत क्या है, कुछ फिगर्स क्या हैं कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि ये सामने आ सकती हैं, ये इतना हेल्पफुल हो सकता है? कोई प्रॉब्लम है शौकत अली सुलेमान साहब से बात करने में? नहीं जा रही अभी भी मेरी आवाज़? नहीं जा रही, कोशिश कर लेते हैं। आसिफ इकबाल साहब आप फरमाइएगा। हम बच्चों को सेव करने की बात करते हैं, हम बच्चों को जराइम से बचाने की बात करते हैं जब तो कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता हमारे यहाँ क़वानीन में कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं कि जिसका फ़ायदा बच्चों को सताने वाले जंगी जराइम से भी ज़्यादा दर्दनाक, अफसोसनाक, तशवीशनाक जो सिचुएशंस बनती हैं, जो जराइम बनते हैं, वो बच्चों का इस्तेहसाल है। मैं पर्टिकुलरली इसी की बात करना चाह रही हूँ सर आपसे। कहीं पर कुछ तो गुंजाइश रह गई है कि जिसको हमें मज़ीद टाइट करना होगा, मज़ीद जो है ना कसना होगा कि ऐसे लोग फ़ायदा ना उठा सकें। आप मेरे ख्याल से समझ पाए मैं क्या कह रही हूँ सर? आप इस पर कमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमारा ये जो क्राइम है ये अब तो पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है कि टेररिज्म के बाद जो सबसे हीनियस क्राइम जो यानी नारकोटिक्स से भी ज़्यादा सीरियस क्राइम जो समझा जा रहा है वो ये बच्चों का क्राइम समझा जा रहा है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, किसी भी कौम का मुस्तकबिल है और ये तो आपकी जो फाइबर है सोसाइटी का उसको डैमेज करता है।
इसके लिए लेजिस्लेशंस होनी चाहिए और फौरी तौर पे होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें सजा है। जो अभी हमने FIA साइबर क्राइम ने जो केस अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा किया, उसमें मैक्सिमम सजा हुई जो 7 साल की थी, जिस पे सिविल सोसाइटी ने भी आवाज उठाई, जिसमें लॉयर्स कम्युनिटी ने भी आवाज उठाई, जिसमें हर बंदे ने अपना ये राय दी कि ये 7 साल की सजा कम है और इसको ज्यादा होना चाहिए। और डेफिनेटली इनपुट्स जाएंगी लेजिस्लेटर्स तक और इस पे मजीद लेजिस्लेशन होगी। और कानून के अंदर ये होता है जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने देखा है, वो ये कि जो विक्टिम्स होते हैं वो खड़े नहीं होते, वो उनको ये होता है कि मजीद बदनामी होगी और हमारा यानी ये कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। उनको इस चीज का ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि उनको ये हम ये इत्माद दें कि हम लोग आपको इंसाफ देंगे, लेके देंगे अदालतों से। सर एक बात और, क्योंकि वक्त कम है, एक बात और प्लीज बताइएगा, इसी से मिलता जुलता सा मैं सवाल करना चाह रहा हूं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि कानून साजी तो है लेकिन अमल दरामद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है इसकी कानून, इसका जो कानून है इसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है? यहां पर भी इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है। जी हमारे पास तो जितने भी देखें, जो हमारा साइबर क्राइम एक्ट है उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से सिर्फ ये समझा जा रहा है कि इसकी सजा कम है। अदरवाइज जो हमारे पास एविडेंस होता है साइबर क्राइम के पास, वो ऑथेंटिक एविडेंस होता है। सजा दिलाने के लिए वो एविडेंस काफी होता है, वो चाहे IP एड्रेस से मुताल्लिक हो या दीगर सब्सटैंशियल प्रूफ से मुताल्लिक हो। बेहद शुक्रिया जी। वो फोरेंसिक उसका जो डिजिटल मीडिया होता है वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है इन कोर्ट होने चाहिए। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, साथ में आप और इससे गुफ्तगू कर रहे थे। और वाकई ज़ैनब अलर्ट बिल के आने के बाद चीज़ें अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जिस तरीके से अब ये एप्लीकेशन काम करी, इससे मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन फौरन से बढ़ जाते हैं आगे। जिस खबर का इंतजार था, जिस रिपोर्ट का इंतजार था काफी दिनों से, जिसके बारे में कह रही थी नहीं होने वाला, कुछ पब्लिक नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। तो अब खबर यह है कि वफाकी काबीना का शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला सामने आया है। वफाकी काबीना ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। कुछ देर पहले इजलास हो रहा था और उसी इजलास में ये फैसला हुआ है। अब्बास शबीर नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, पब्लिक करने का फैसला तो हो गया, कुछ खबर सामने आई कि कौन जिम्मेदार है? ज़ाहिर 3 अरब की सब्सिडी का मामला था, जिम्मेदार कौन तयन हुआ? देखिए शोएब, ये एक अहम रिपोर्ट थी जिस पर सबकी नजर थी और आज वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला किया है कि सबसे पहले इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। ओमनी ग्रुप, जहांगीर तरीन, मोनस इलाई समेत जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर मुलव्वस यानी चीनी बहरान के अंदर मुलव्वस करार दिए गए हैं। कुछ ही देर बाद शहजाद अकबर और वफाकी वजीर इस्लाह शिबली फराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो आज वफाकी काबीना में रिपोर्ट पेश की गई थी और अब इसका आइंदा क्या करना है इस रिपोर्ट का, उस हवाले से हुकूमती लाएमल जो है वो ये बताएंगे। लेकिन साथ साथ ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी बनाए जाएंगे। ये वफाकी काबीना के आज इजलास के अंदर बड़ा फैसला हुआ है। इसमें आज के इजलास के अंदर ये एक बात तय हुई है कि तमाम वज़रा की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं अब कोई अंधाधुन गरीब को नहीं लूट सकेगा। ये आज इजलास के अंदर बात आई है कि वो वक्त क्या जब काबीना और वज़ीर आज़म मिलकर गरीब दुश्मन इकदाम करते थे। सख्त से सख्त प्रेशर के बावजूद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये शुगर रिपोर्ट मंजर आम करने का फैसला किया और हतमी फैसला वजीर आजम की मर्जी से किया गया है। साथ साथ ये भी आज काबीना इजलास के अंदर बातचीत की गई है कि शुगर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद से रिकवरी की जो रकम है वो किसानों में तकसीम की जाएगी। ये काबीना ने आज सिफारिश की है और ये बड़ी सिफारिश है जो कि आज फेडरल कैबिनेट के इजलास के अंदर चीनी रिपोर्ट के ये तो बहुत बड़ी बात बता दी है बास आपने रिकवरी से मुताल्लिक भी आपने बता दिया। बताइए ये अब इस सब में कितना वक्त लगेगा? न सिर्फ ये कि मामलात को जांचा भी जाए, देखा भी जाए, रिकवरी भी हो जाए, लोगों में बट भी जाए। लेकिन किरण अब इसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल टाइम होगा, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से एक वादा किया गया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा, चाहे उनके अपने हों चाहे उनके पराए हों। अगर आपको याद हो तो जो मुस्लिम लीग काफ के और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे आपस के अंदर, अब ये बात समझ आती है कि कुछ दिन पहले तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और तारिक बशीर चीमा जो 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी नाराजगी की वजह से उस इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की थी और उन्होंने
ये बताया था कि वजीर आजम ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो तमाम तर तहफुज़ात दूर करेंगे, लेकिन मोहम्मद सिलाई का चूंकि अब इस रिपोर्ट के अंदर नाम आया है, तो अब जो है ये बड़ा बहुत मुश्किल फैसला था वजीर आजम इमरान खान का, जो कि आज इमरान खान। अब्बास, एक बात और बताइएगा, जिसके खिलाफ इंक्वायरी खुलेगी वो खफा होगा, वो बयानात देगा, वो नाराजगी का इजहार करेगा। वजीर आजम ने ये कह दिया है, ये समझा दिया है कि वो मनाएंगे नहीं, जिसके खिलाफ इंक्वायरी होगी वो फिर नतीजे तक पहुंचेगी। अब कम से कम अब तक की सिचुएशन के बाद में तो ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज तो ये फैसला हो गया कि अब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था। पहले ये रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस रिपोर्ट को फॉरेंसिक करवाया जाए कि किसी किस्म का कोई इबाहम ना रह जाए। और आज फॉरेंसिक रिपोर्ट की बिना पर ही तमाम जो जिम्मेदार थे उनको कसूरवार ठहराया गया है। शुगर मिल के बयानात इसमें थे, इसमें वजीर आला पंजाब समेत अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर जो गुजरा थे उनके बयानात भी जो तहकीकाती कमीशन था उसने लिया था। वजीर आला सिंध इस तहकीकाती कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन आज ओमनी ग्रुप, जहांगीर तरीन, बख्तियार के भाई का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। तो ये बड़े बड़े लोग थे जिनके नाम आज मंजर आम पर आए हैं, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जा रहा है। तो वज़ीर इमरान खान का ये एक बड़ा इकदाम है कि किसी प्रेशर को लिए बगैर आज वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हतमी फैसला वज़ीर आज़म ने किया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और तमाम नाम जो है वो मंजर आम पर लाए जाए और जो जो कसूरवार है। जी अब्बास शबीर बिल्कुल साथ रहिए हमारे। वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कहा था कि इस मामले का नोटिस लिया जाए, ये गड़बड़ हुई क्या है शुगर के मामले में ये पता लगाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा इस सिलसिले में तहकीकात होनी चाहिए, कुल्ली तौर से होनी चाहिए। उन्होंने कहा फॉरेंसिक होगी और फिर उसके बाद में मामले को पब्लिक भी किया जाएगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है। इस दरमियान अपोजिशन की जानिब से ये तनकीद की गई कि ये मामले को तूल दिया जा रहा है, जो जिम्मेदार है उनको बचाया जा रहा है। कम से कम अब तक की डेवलपमेंट से ऐसा नहीं लगता। और किरण, जिस तरह अब्बास शबीर ने कहा कि रिकवरी होगी और वो जो पैसा है वो किसानों तक जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हमने इस पर पहले भी तज्जिया किया था तो हम यही सवाल उठा रहे थे कि जो सब्सिडी दे दी अब वो सब्सिडी वापस कैसे ली जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरह अब्बास ने कहा कि रिकवरी होगी तो अब देखना होगा कि रिकवरी कैसे होगी। अच्छा, ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वो FIA को दी जाए। जिसने गड़बड़ की है, जो मुलव्विस इस सब में पाया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कानूनी कार्रवाई भी होगी, पूरी तहकीकात भी होगी और साथ में जो रिकवरी होगी फिर उसके बारे में भी सोच लिया गया है। और जिस तरह किरण हम इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, कुछ ज़ाहिर रिपोर्ट से मुताल्लिक हम गुफ्तगू करते हुए कि शुगर मिल्स के नाम भी हैं और जहांगीर तरीन साहब का नाम भी इसमें है। ज़ाहिर बहुत करीबी रहे हैं इमरान खान साहब के, जिससे मुताल्लिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने हमसे ही गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जहांगीर खान तरीन अपना केस भरपूर अंदाज से लड़ेंगे। लेट्स सी अब आगे जाकर होता है कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने। खालिद साहब, तज्जिया कीजिएगा। ज़ाहिर इसका बड़ा इंतज़ार था और स्पेशली अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से तनकीद की जाती रही थी कि आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लाई जा रही। अब रिपोर्ट सामने आएगी और ज़ाहिर क्रेडिट लेते रहे हैं इमरान खान साहब, क्रेडिट लेते रहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ, ऐसी रिपोर्ट कभी माजी में सामने आई नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद जिस तरीके से अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही है कि कार्रवाई होगी, आपको होता दिखाई दे रहा है? देखें जी, ये सारा डिपेंड करता है कि हुकूमत इस पर क्या करती है। लेकिन ये बात खालिद साहब, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आ नहीं रही, दोबारा आपसे राबता करते हैं, दोबारा अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह आप भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे अभी, तो हम नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं कि एक बड़ी खबर है, समा तहलका है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट अब ये पब्लिक की जाएगी। आज वफाकी काबीना के इजलास में ये बड़ा फैसला किया गया है। इस रिपोर्ट का खासे दिन से इंतज़ार था कि आखिर रिपोर्ट सामने कब आती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिससे मुताल्लिक कुछ देर बाद शहजाद अकबर साहब भी डिटेल्स आवाम के सामने लेकर आएंगे। अच्छा देखिए, इस सिलसिले में बात करते हुए इस सिलसिले में कुछ शहबाज गिल साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको अब पता चल जाएगा कि कैसे पूरी माफिया गरीब लोगों को लूटती रही है। पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का हुआ है, आवाम का हुआ है, उन्होंने ये कहा। लेकिन एक जुमला जो बड़े तवातुर के साथ कहा जा रहा है वो ये कि सख्त से सख्त प्रेशर के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट गए, खड़े हो गए। वज़ीर आज़म होने के साथ साथ सख्त से सख्त प्रेशर से क्या मुराद है? क्या पुरानी दोस्तियाँ ही हैं? क्या वही लोग हैं कि जो सिस्टम का मुसलसल हिस्सा रहते हैं, वही तंग करते हैं?
क्या वाकई इमरान खान ऐसे लोगों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए कि जो हर बार हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं, हर बार लूट मार भी कर रहे होते हैं? वो जो प्रेशर्स हैं कुछ उनके ऊपर भी बात करेंगे। खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, अब तक की जितनी बात भी वज़ीर आज़म की तरफ से शुगर इंक्वायरी के लिए की गई, उसको किस हद तक अभी तक आपने पूरा होते देखा है? देख लीजिए, वो तो सारे स्टेप पूरे हुए हैं। कमीशन बना, उसने इब्तदाई तहकीकात की, फिर उसके बाद जरूरत पेश आई कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट का जो है वो हुक्म दिया गया। उसके बाद उसको तौसीक की जरूरत पेश आई, क्योंकि ऐसी जो तहकीकात होती है वो फौरी तौर पे तो कभी भी कंक्लूड नहीं होती, इसलिए उसे मजीद टाइम देने की जरूरत थी। लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया उसके ऊपर वो रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। अब अगला मरहला खासा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कमिटमेंट हो तो उस पर अमल दरामद हो सकता है। और रिपोर्ट में जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, खालिद साहब सॉरी आपकी बात कट रही है, प्लीज 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 अगले मरहले के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, इस मुल्क में आज की तारीख में किसी भी इंक्वायरी रिपोर्ट का पब्लिक हो जाना ये कितनी बड़ी बात है किसी आम पाकिस्तानी के लिए, और जो हमारे अदवार गुजरे हैं, जो हमारी तारीख है उसमें? किरण, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि चीनी के जितने भी आज तक स्कैंडल आए हैं, कीमतें जब भी बढ़ती रही हैं या बहरान पैदा हुआ है, कभी उसकी तहकीकात नहीं हुई। और एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर शाहिद अजीज जो है, जब वो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद इसकी इंक्वायरी शुरू की, तो परवेज मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने वो इंक्वायरी रुकवा दी थी, जिसके नतीजे में शाहिद अजीज जो है वो चेयरमैन नैब के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे यूनिक बात तो ये है कि चीनी के बहरान के हवाले से जो तहकीकात का होना है वो ही एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है, और इसका क्रेडिट बहरहाल इमरान खान साहब जो है उनको जाता है। जब वो इस मरहले से गुजर गए हैं तो अगला मरहला मेरा ख्याल है उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स। ठीक है खालिद साहब साथ रहिएगा, खालिद साहब साथ रहिएगा। अहमद वलीद साहब कंट्रोलर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम तज्जिया ले लेते हैं इस खबर से मुतालिक। अहमद साहब, शहबाज गिल साहब का ट्वीट, मैं उसका रेफरेंस देना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि आज की काबीना की मीटिंग में ये बात तो तय हो गई कि जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं कोई अंधाधुंध गरीब को लूट नहीं सकता। वो कहते हैं वो वक्त गया जब काबीना और वज़ीर आज़म मिलकर गरीब दुश्मन इक़दामात करते थे। यानी ये सारा जो उनका पॉइंट है वो माजी की हुकूमतों पर है, अभी वालों को क्लीन चिट देते दिखाई दे रहे हैं अपनी इस ट्वीट से। बावजूद इसके, जैसे खालिद साहब कह रहे थे ना, अहमद वलीद साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि अगर शुगर माफिया के ऊपर बात हो जाए तो यही बड़ा है, ये तो इंक्वायरी करने जा रहे हैं, तो इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए बात तो जो है वो तो यही करेंगे, सियासत है ना, सियासत तो यही होगी कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनकी शुगर मिले हैं उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो और दावे किए जाएं कि हम देखें ऐसे मौके पर इवन हमारे अपने लोग भी शामिल हैं तो हम ये रिपोर्ट सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ने खुद इसकी अप्रूवल दी, हुकूमत ने खुद इसकी सब्सिडी दी, तो अब किस तरह से अगर मेरे साइन से किसी चीज़ की मैंने अप्रूवल दी है तो मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ कि मैंने ये बिल्कुल गलत काम किया और मैं खुद बच जाऊँ। ठीक है, एक तो चीज़ ये है हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता था, उसी वक्त इनको मशवरा देना चाहिए था कि ये सब्सिडी या एक्सपोर्ट हमने इजाज़त नहीं देनी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उस समरी के ऊपर साइन ही ना करते, तो काबीना ये फैसला ही ना करती, ईसीसी ये फैसला ही ना करती कि हमने किसी को इस पे सब्सिडी देनी है। दूसरा ये है कि आप लोग जो कोई पॉलिसीज़ बनानी है, सारे मामला जो है पूरा पाकिस्तान जो इसके मसाइल हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपने पिन पॉइंट किए होते हैं कि पाकिस्तान में असल मसले हैं क्या। यानी अगर शुगर का मसला है, गंदम की एक्सपोर्ट का मसला है, आटे का मसला है, या कोई और जितने भी मसाइल हैं, IPPs का इशू है, तो ये सारे मसले जो हैं उसके ऊपर आप अपोजिशन में रहते हुए एक पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी को फिर जब आप हुकूमत में आते हैं तो उस पॉलिसी के ऊपर आप अमल दरामद करते हैं कि हमारी हुकूमत अब आ चुकी है और इस हुकूमत में अब हम ये नई पॉलिसीज़ दे रहे हैं, तो ठीक है वो पॉलिसी दी जाती है, चाहे वो चीनी का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो। तो आप पॉलिसीज़ तो शुरू में लेके कोई नहीं आए,
जब आपके ऊपर कोई चीज़ बर्डन पड़ता है उसके बाद आपको याद आता है कि नहीं नहीं ये तो प्रेशर बढ़ गया है, हमने इसके ऊपर हम अब चेंज करेंगे, सारा स्टैंस चेंज करेंगे। जब अगर सब्सिडी की पॉलिसी थी पिछली हुकूमतों की, तो आपकी हुकूमत को असूली तौर पर यह चाहिए था कि जब ये मामला आया था, बल्कि आपकी हुकूमत आई थी, तो उसी वक्त ये आप तय कर देते कि हमने आइंदा हमारे दौर में किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी, ना ही चीनी हम एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही सब्सिडी देंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए जब आप अलाउ करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी देना पड़ती है, जैसे कि आप टेक्सटाइल में देते हैं, जैसे आप मुख्तलिफ और ऐसी अशिया जो यहाँ पे तैयार होती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं उसके ऊपर आप रिफंड देते हैं ताजरों को या मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग होता है कि आप उनको, क्योंकि आप एक्सपोर्ट बनाना चाह रहे होते हैं, आपको डॉलर चाहिए होते हैं ताकि डॉलर पाकिस्तान में आए और कोई भी चीज आप बेचें। मुकम्मल भी कर लें, लेकिन बावजूद इसके ये तो है ऐसे ही है कि हम शुगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, और जो शुगर जो भी कुछ लोग इससे वाबस्ता हैं, शुगर की काश्त से लेके और उसकी मिल से लेके, उनको देखना, उनके असासों को देखना निस्बतन आसान है। अब वो ये दौर हो या इससे पिछले दौर हो, वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ये ढूंढना इस कदर मुश्किल नहीं था, लेकिन अब कम से कम इसकी कोशिश तो की जाएगी। नहीं, पूछ के देखें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई भी ऐसी पॉलिसी आप बनाएं जिसमें आप ये तय करें कि अगर शुगर जो है पाकिस्तान में ज़्यादा बन रही है या आपके पास एक्सेसिव जो है वो मकदार में शुगर पड़ी है, अगर आप समझते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप पॉलिसी देते हैं कि जी बिल्कुल हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सारे आप जो शुगर मिल ओनर्स हैं उनको आप इनवाइट करते हैं कि ठीक है जी आप इसमें आएँ, आप एक्सपोर्ट करें। तो ये तो पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए। मैं तो हम तो ये कर रहे हैं कि आप जब आपकी हुकूमत आई है उसी वक्त आप पॉलिसीज दें, चाहे वो FBI की रिफॉर्म्स हों, पुलिस रिफॉर्म्स हों, सारे जो इशू मामलात हैं। अब एक एक मामला आएगा आपके सामने, उसके बाद आप जागेंगे। यानी अगर कल को पुलिस का कोई बहुत बड़ा मसला आएगा, फिर आपको याद आएगा हमने रिफॉर्म्स नहीं की, अब हम ये करने जा रहे हैं, पकड़े इसको, उसको पकड़े। ये ऐसे मुल्क नहीं चलते। यानी हुकूमतें अपनी पॉलिसी देती हैं, वो पॉलिसी आपको को इस फैसले का इंतजार था कि फोरेंसिक आ जाएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ जिम्मेदारों तक जाएंगे। ये कितनी मस्बत बात हुई है शेख साहब? ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर लिया, हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि उनसे राबिता करें। मैं एक बार ख़बर दोहरा देती हूँ, इसका इंतज़ार भी था और अब इसके पॉइंटर्स भी सामने आ गए। वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखी जाए, आवाम को इस बारे में मालूमात मिले, पूरी मालूमात मिले, इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, माफ़ कीजिएगा, खुसूसी इजलास बुलाया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि रिपोर्ट FIA को दी जाए, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अदनान आदिल साहब ने भी, उनसे भी हम तज्जिया लेंगे। अदनान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। अदनान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक, फोरेंसिक रिपोर्ट से मुतालिक। थोड़ा सा आप तज्जिया कीजिएगा कि जाहिर है जो तहरीक इंसाफ के हैं वो कहेंगे कि माजी वालों की गलतियाँ रहीं, और जो माजी में होता रहा वो कहेंगे नहीं, अपनों को देखें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप बताएं क्या होता नजर आ रहा है आपको? अगर रिपोर्ट मंजर आम पर वो आ जाती है, ऑफिशियली पब्लिक कर दी जाती है, फिर तो जो भी उसका नाम आएगा वो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी हुकूमत को, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो वफाकी काबीना में शामिल लोग हों और हुकूमत की पार्टी के बड़े ओहदेदार हों। फिर तो किसी के साथ रूल रियायत नहीं होगी। अदनान साहब, अगर ऐसा होता है कि उसमें हर पार्टी के ही लोग मौजूद होते हैं तो फिर ऑपोजिशन जो कई सालों से ये कहती है, सालों तो नहीं चले, कई महीनों से ये कहती आई है कि जो भी इंक्वायरी होती है वो हमारे खिलाफ होती है, जो बात होती है वो हमारे खिलाफ होती है, जो मुकदमा होता है वो हमारे खिलाफ होता है, जो केस होता है वो हमारे खिलाफ होता है, हर बात हमारे खिलाफ होती है, फिर ये नैरेटिव तो नहीं रहेगा उनका। ये बयानिया तो गलत साबित हो गया ना, जब उन्होंने ये फैसला ही कर लिया है कि पब्लिक होगी, और उसमें हम सुन रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें जहांगीर तरीन भी हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, असद उमर का भी उसमें नाम आ रहा है कि जो वो जिनके कहने पे ये सब्सिडी देने का फैसला किया गया। अभी ये सब बातें जो हैं जब ऑफिशियली आएगी तो कंफर्म हो जाएंगी। तो इसमें तो काबीना ने जो फैसला दिया तो फिर इसमें तो इसके असरात इमरान खान पे भी पड़ेंगे और उस्मान बुज़दार पे भी पड़ेंगे। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात पड़ेंगे?
देखिए, जब पूरी काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने एक गलत फैसला क्यों किया कि उन्होंने एक सब्सिडी दी जबकि मुल्क में चीनी की जरूरत थी और उनको बरामद करने की इजाजत दी और सब्सिडी दी, तो इसके सियासी असरात तो इमरान खान पे भी पड़ेंगे, उस्मान बुज़दार पे भी पड़ेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा सियासी बहरान। अच्छा, आपने असद उमर साहब का जिक्र किया क्योंकि असद उमर साहब ने खुद ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं कमीशन के सामने पेश होना चाहता हूं, मैं कुछ हकायक उनके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने खुद पेश किया। दैट मीन्स ही वाज दैट श्योर कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, वो क्लियर हैं। अदनान साहब, उनकी बात से, उनकी ट्वीट से यही तासुर गया था। नहीं, तासुर की तो सियासतदान बहुत से तासुरात देते रहते हैं। ये तो अब अदालत में फैसला होगा ना, जब अदालत में ये जाएगा, हर शख्स अपना केस लड़ेगा, मुकदमात दर्ज होंगे, फिर वहां पे अभी ये कोई रिपोर्ट हतमी नहीं है, अदालत फैसला करेगी। ये तो एक केस पेश किया गया है, जो इस्तगासा है, जो एक कमेटी की इंक्वायरी है, उसमें कहा गया है कि ये लोग मुश्तबा हैं, ये मुल्जिम हैं। फिर अदालत में वो लोग अपना डिफेंस पेश करेंगे, फिर कोई फाइनल डिसीजन होगा। हो सकता है वहां पे ये जो जिन लोगों ने सब्सिडी ली वो कानूनी तौर पे वो कहें कि हमने, यानी अदनान साहब, अगर ये मामला अदालत में जाना है तो फिर कमीशन ने क्या तय करना था? अगर वो शुगर मिल से रिकॉर्ड भी उन्होंने लिया, अगर बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, अगर फोरेंसिक भी उसका हुआ, तो फिर भी अदालत में मामला जाएगा। ये सवाल कर लेंगे। अदनान साहब साथ में रहिए, हमारे अहमद वलीद साहब हमारे साथ हैं, खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी खबर है, इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमें क्विकली एक ब्रेक लेना है। हमारे रहिए। वेलकम बैक। वो हो रहा है जो माजी में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ समेत कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो आज तक चीनी माफिया के नाम भी सामने ला सकती है। तारीख में पहली बार हो रहा है कि खान हुकूमत ने चीनी माफिया को बेनकाब कर दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट आज पब्लिक की जाएगी। कुछ देर बाद शहजाद अकबर उससे मुतालिक आवाम के सामने हकाइक रखेंगे, लेकिन सवाल उठता है माजी की हुकूमतों पर कि उन्होंने बातें तो बहुत की थी, लेकिन दावे तो किए थे, लेकिन कभी चीनी माफिया को बेनकाब नहीं कर पाए थे। और चीनी माफिया क्या है? चीनी को उगाने से लेकर बनाने तक कौन कौन इस सब में है? कौन कौन है कि जो आके हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं? उन सब के नाम अब सामने आ सकेंगे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा शोएब कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो दिखा भी सके। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी बड़ी खबर के ऊपर। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत और उसमें चीनी माफिया बेनकाब होने जा रही है। जनरल मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ, इन समेत कोई भी हुकूमत आई तो, काम किया तो, क़यादत संभाली तो, लेकिन चीनी माफिया के नाम सामने न ला सकी। और इस वक्त शहजाद अकबर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिमत बढ़ रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन में शिबली साहब जिस तरह बता चुके हैं कि शुगर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाने के पीछे जो बैकग्राउंड है, सन 2018 दिसंबर से लेके अगस्त 2019 तक का एक साइकिल है शुगर प्राइस इंक्रीज़ का, जो तकरीबन 33% प्राइस हाइक हुई। चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ, जो रुपी टर्म में 17 रुपये बनता है। और उसके बाद 2019 में के बाद भी चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। ये मुसलसल इजाफे को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक इंक्वायरी कमेटी FIA के DG वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में कायम की। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने, जिसमें से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो कि शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हुई, कीमतों में इजाफ़ा हुआ, वो उसमें उनको उजागर किया। और उसकी रोशनी में उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि ये मामला फोरेंसिक ऑडिट चाहता है और इसके लिए एक बाकायदा कमीशन जो कि वफाकी हुकूमत बनाए। कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, जिसकी सरबराही DG FIA वाजिद ज़िया कर रहे थे। उसके मेंबर्स में DG एंटी करप्शन पंजाब थे, एक मेंबर IB से, एक मेंबर इंटेलिजेंस ISI से, एक मेंबर SCCP, एक मेंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। इस कमीशन ने मैं समझता हूँ बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में जो काम किया, वो उसको आज एक रिपोर्ट की सूरत में
फाइनल रिपोर्ट की सूरत में काबीना के सामने पेश किया गया। इसके लिए आज काबीना का एक स्पेशल इजलास बनाया गया। उस इजलास के सामने जो कमीशन के हेड हैं वाजिद रियाज साहब ने, उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया और उसके बाद काबीना में इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। कैबिनेट को ब्रीफ़ किया गया कि रिपोर्ट के बुनियादी निकात क्या हैं और इसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो भी अभी मैं तफसील से आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि बड़ा उसको पहले तसल्ली से सुन लीजिए। ये बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात होंगे, मैं इंशाल्लाह तमाम सवालात का जवाब दूंगा। और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के मुतालिक जो मसाइल हैं उनको उजागर किया गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने किया है। ये रिपोर्ट आज वाजिद रियाज साहब ने सबमिट की, वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म साहब को पेश की और इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी काबीना ने पब्लिक करने का ऐलान किया है। तो ये रिपोर्ट आज से पब्लिक है, अभी PID की वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। जैसे आप समझ देख सकते हैं काफ़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, तो कॉपीज़ देना पॉसिबल नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ अभी आपको PID की वेबसाइट से मिल जाएंगी और इसके साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर बुनियादी नुकात क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में एक बात बार बार कहते रहे हैं कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो सियासत में भी आके सिर्फ कारोबार ही करेगा और एट द एक्सपेंस ऑफ अवाम करेगा। तो आज जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से कहते थे उसकी 100% उसने आज उसकी वैलिडेट कर दिया है उसको, कि आपको साफ इस रिपोर्ट से नज़र आता है कि किस तरह से एक कारोबारी तबका एक पूरे इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है, जिसने इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भी है, रेगुलेटर्स का कैप्चर भी है और पूरा उस निज़ाम को मफलूज करके और उसका अल्टीमेट बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया है। इसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जो शुरू होते हैं शुगर की प्रोक्योरमेंट, शुगर केन की प्रोक्योरमेंट से लेके फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग और शुगर सेल और फिर शुगर एक्सपोर्ट, तमाम चीज़ों का इसके अंदर अहाता किया गया। जो सबसे पहली फाइंडिंग मैं समझता हूँ बड़ी अहम है इस रिपोर्ट की, वो है कि किस तरह से किसान को, जो फार्मर है जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुँचाया गया, उसको लूटा गया। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। जो पिछले सालों का इस कमीशन बनने से पहले का तखमीना लगाया है शुगर कमीशन ने, और ये तखमीना फोरेंसिक ऑडिट के बाद लगाया गया है, यानी कि उनकी बुक्स को देख के और उनके तमाम रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, तो उनके अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना ख़रीदा गया। और 2019 के बाद 2020 में जहां गन्ना महंगा भी ख़रीदा गया, उसके ऊपर भी सवालिया निशान, क्योंकि सपोर्ट प्राइस 190 की थी, लेकिन 2019 के बाद 2020 में जब कमीशन बन गया और ये चीनी के ऊपर लेके तहकीकात शुरू हुई तो ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसिव गन्ना भी हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन और जो ज़्यादा कॉस्ट है उसका इम्पेक्ट कीमत के ऊपर, जो पहले ही 17 रुपये की हाइक थी 33% की, उसके ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता। दूसरी जिस चीज़ की तरफ निशानदेही रिपोर्ट ने की है वो किसान से कटौती के नाम के ऊपर एक ज़्यादती है। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज़ उसके वज़न को कम तोल के उसका फ़ायदा मिल मालकान उठा लेते हैं। ये भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग है। और इसके साथ साथ किसान को कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है, CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपये से भी कम है। कमीशन एजेंट्स को बीच में इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे और ज़्यादा गन्ना किसान से कम दामों ख़रीदा जाता है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान किसान को हो रहा है, जो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किल से ये अपने काश्तकारी का निज़ाम को चला रहा है।
लेकिन एक सिस्टम के तहत उससे कम दामों गन्ना ख़रीदा जाता है और उसकी कॉस्ट को ज़्यादा दिखाया जाता है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब मिल मालकान चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं तो वो कॉस्ट दिखाते हैं शुगर केन की जो स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा है, जबकि हकीकत में कमीशन ने वो शवाहिद मालूम किए हैं फोरेंसिक ऑडिट के तहत जहाँ पे गन्ना कम दाम पे ख़रीदा जाता है और किसान को कम पैसा दिया जाता है, और साथ साथ कटौती की मद में उससे मज़ीद उसके कीमत में कमी की जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि किसान को मुख्तलिफ मिल मालकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते हैं, जहाँ पे वो एडवांस पैसे देते हैं या कोई जिन्स देते हैं फर्टिलाइज़र की मद में। उस मद में भी क्योंकि वो रेगुलेटेड बैंकिंग नहीं है, अनरेगुलेटेड बैंकिंग है, तो 35% तक उससे प्रॉफिट की रेशो में भी वसूली कर ली जाती है, जिसकी वजह से उसको कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, इसके साथ जो चीज़ जाहिर की गई है, दिखाई गई है, वो अवाम के साथ ज़्यादती है। अवाम को किस तरह से इसके अंदर नुकसान पहुँचाया गया है, अवाम को लूटा गया है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मैनिपुलेशन इन कॉस्ट। एक्स मिल कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो कमीशन ने मुतय्यन किया है। बकौल इंक्वायरी कमीशन की इस रिपोर्ट के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि चीनी 1 किलो चीनी कितने पैसों में बनती है, इसका आज से पहले इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं किया गया। पीछे भी जब ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और अब फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये चीज़ तयन कर दिया गया है कि हमेशा से गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो रिलाई करते हैं पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के दिए हुए तखमीने के ऊपर, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमती इदारों की, हुकूमत रेगुलेटर की, कि वो डिटर्मिन करे कि 1 किलो चीनी कितने पैसों में बनती है। और एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है कि अब जब इस कमीशन ने, इसके टी ऑर्स में ये भी शामिल था कि आपने चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काउंट करनी है, तो उन्होंने जो काउंट की है और जो शुगर मिल एसोसिएशन अभी भी दे रही है और माजी में भी दे रही है, उसमें बहुत एक वाज़े फ़र्क है। 3 सालों का मैं आपको जो कमीशन की रिपोर्ट के अंदर है वो फिगर्स दे देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसमें ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स मिल प्राइस, इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं है। 2017-18 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो शुगर मिल्स ने दी माजी में भी और अभी भी, वो 51 रुपये पर किलो है, जबकि फोरेंसिक ऑडिट कमीशन ने इसकी प्राइस डिटर्मिन की है 38 रुपये। तो ये तकरीबन 13 रुपये का फ़र्क है। इसी तरह से सन 2018-19 में जो शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से प्राइस डिटर्मिन हुई, जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं है, मिल्स ही खुद डिटर्मिन कर रही हैं, वो 52 रुपये 6 पैसे है, जबकि 18-19 की जो कमीशन की मुकर्रर करदा कीमत है वो 40 रुपये 6 पैसे है, यानी कि 12.5 रुपये का फ़र्क है उस कॉस्ट के अंदर। उसके बाद सन 2019-20 में जो ये साल है, जो शुगर मिल का बिफोर टैक्सेशन जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो 62 रुपये है, 62 रुपीज़ पर केजी, जिसको 2019-20 के मुताबिक कमीशन ने मुतय्यन किया है 46 रुपये 4 पैसे। तो एक बड़ा वाज़े फ़र्क है इसके अंदर कीमत के जो कॉस्ट डिटर्मिन की जाती है उसके अंदर। दूसरा इसके अंदर जो एक अहम फैक्टर कि ये कॉस्ट कैसे बढ़ाई जाती है, कमीशन ने वो भी डिटर्मिन किया है कि किस तरह से जो शुगर मिल आपको कॉस्ट दे रहे हैं वो कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसमें कमीशन की एक फाइंडिंग्स हैं कि ओवर इनवाइसिंग ऑफ शुगर केन प्रोक्योरमेंट, कि आप गन्ना ख़रीद असल में रहे हैं कम पैसों पे और आप दिखा रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर ज़्यादा पैसों में। तो जब आप कॉस्टिंग करने पे आते हैं तो आप उसको ज़्यादा कीमत पे दिखाते हैं, जबकि दर हकीकत आप कम कीमत पे गन्ना ख़रीद रहे हैं। और उसके बाद जब आप उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, उस गन्ने में से जब आप चीनी निकालते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं, एक उसके अंदर बगास है और दूसरा उसके अंदर मोलासेस है। दोनों की कीमत को कम काउंट किया जाता है
तो शुगर कमीशन ने जब इसको सही तरह से मार्केट प्राइस के मुताबिक इनको तयन किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क आ गया। यानी कि अगर आप ईमानदारी से यही चीनी बनाएं उस कॉस्ट के ऊपर जिस पे आपको गन्ना मिल रहा है, तो ये चीनी की कीमत में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आएगा। दूसरा जो एक शुगर कमीशन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर, वो है सुक्रोज कंटेंट का, कि एक गन्ने में से एक उसकी जो रिकवरी रेशो है वो कितनी होगी। जो शुगर मिल्स कॉस्ट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर या जो उसको काउंट कर रही हैं वो 9.5 से लेके 10.5 तक है। इससे शुगर कमीशन इत्तफाक नहीं करता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इससे काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़ा सवालिया निशान ये उठाया गया है कि इसकी कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो इसको इंडिपेंडेंटली कर सकती है, PCSIR हैं, या इसके अलावा कोई भी लैब इसको कर सकती है जो कि इंडिपेंडेंट हो, मिल की अपनी ना हो। वो कभी भी माजी में नहीं किया गया, उसको डिटर्मिन करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो शुगर मिल्स अपनी कॉस्ट इन्फ्लेशन के अंदर मुख्तलिफ मद में अपनी जो एडमिन कॉस्ट है, जो अपने नुकसानात हैं, उनको भी इसमें फैक्टर इन कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो इन वजूहात की वजह से कॉस्ट ज़्यादा दिखाई जाती है। दूसरी जो इसके अंदर एक अहम चीज़ है वो जो डिटर्मिन की गई है कि एक कॉस्ट, देखिए जो एक आम आदमी के साथ ज़्यादती हो रही है और जो शुगर कमीशन ने बड़ी साफ वाज़ेह अल्फाज में लिख दी है कि पहली ज़्यादती आपके साथ ये हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इन्फ्लेटेड, उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है। उसमें 12 से 13 रुपए का हर साल हमें एक गैप नज़र आ रहा है और वो गैप अपनी जगह ये बड़ा एक सब्सटेंशियल गैप है। दूसरा जो इसके अंदर सबसे बड़ा है वो है मार्केट मैनिपुलेशन, कि मार्केट के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स के तहत चीनी की कीमत बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा या ब्रोकर को या मिल मालिक को होता है, उसका नुकसान अवाम को होता है जिसको चीनी की दुगनी कीमत अदा करनी पड़ती है। पहले ही उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लेटेड है, उसके बाद आपको कीमत भी दुगनी अदा करनी पड़ती है, मार्केट मैनिपुलेशन। और मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर ये हरगिज़ नहीं है कि ये सारा जोर आप किसी थर्ड पर्सन कमीशन एजेंट या ब्रोकर पे डाल दें। कमीशन का ये मानना है कि ये मिल मालकान के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ समझने की है कि ये सट्टा कैसे मुमकिन है। सट्टा होता है डीओज़ और फॉरवर्ड बाइंग के तहत। डीओज़ जो जारी किए जाते हैं जिसके अंदर कमीशन के अंदर बड़ा डिटेल से ये पूरा मैकेनिज़्म बताया गया है, ये हैं डिलीवरी ऑर्डर्स। आज की डेट में मैं आपको डिलीवरी ऑर्डर अदा दे देता हूँ आज से 3 माह बाद का। आज अगर एक्स मिल प्राइस 60 रुपये है, आपको डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है 80 रुपये का। आप 80 रुपये का डिलीवरी ऑर्डर लेके स्पेकुलेट करते हैं कि 3 माह बाद चीनी की कीमत इतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप मार्केट फोर्सेस को मैनिपुलेट करके उसकी कीमत बढ़ाते हैं और उससे जो मार्केट में एक फॉल्स सेंस क्रिएट करके उस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ये किस्म का समझिए कि ये किस्म का जुआ हो रहा है जो प्राइस के साथ हो रहा है। इस वक्त भी इस कमीशन के अंदर मेंशन है कि जो इन्होंने फोरेंसिक के दौरान जो सट्टा वाला पूरा एक रैकेट है उसके अंदर जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उसके मुताबिक ये अभी भी स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की थी और शुगर कमीशन बनने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ रुक गई, जिसकी वजह मुअव्विन खुसूसी शहजाद अकबर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं शुगर के मामले के ऊपर, शुगर स्कैंडल के मामले पर। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।